गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम क्लास 10+1 का सेकंड चैप्टर का रिवीजन आज करने जा रहे हैं, जिसमें जो जरूरी प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि जितना भी आप लोगों को आपके टीचर्स के द्वारा या घर घर पाठशाला कार्यक्रम के द्वारा जो नोट्स भेजे गए हैं वो आप लोगों ने सारा लर्न करना, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में के से बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने वो रिवाइज करने हैं। पहला प्रश्न, मेसोपोटामिया से क्या अभिप्राय है? मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करो। कई बार ये 2 नंबर में ऐसे आएगा, मेसोपोटामिया से क्या अभिप्राय है, मेसोपोटामिया का अर्थ, और भौगोलिक स्थिति का वर्णन आएगा तो पूरा अगर आता है तो ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है, हमने पढ़ा है। ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस जिसका अर्थ है मध्य और पोटोमोस जिसका अर्थ है नदी से मिलकर बनाया, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो 2 नदियों के बीच स्थित हो। दजला और फरात ये 2 नदी है, जिस दोनों नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता फैली हुई है। तो बात करते हैं मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति की, जिसमें सबसे पहले हम दोनों नदियों के बारे में बात करेंगे कि दजला और फरात कहाँ से निकलती है, किस किस क्षेत्र को कवर करती है। तो सारे नोट्स आपको बताया हुआ अपने लोगों ने पढ़ना है। दूसरा जो इसमें रहेगा वो है मैदान, स्टेपी घास के मैदानों की बात इसमें की जाती है, साथ ही में मरुस्थल वाला इलाका, और जो फसलें मुख्य तौर पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कल्टीवेट की जाती है उस समय, गेहूं, जौ, मटर, मसूर इत्यादि, उसके बारे में भी आप लोगों ने कर लेना, क्योंकि आप लोगों को 4 पॉइंट्स इसके बताए हुए हैं। अगर नहीं किए आपने तो आप लोगों ने इस हर घर पाठशाला में जो जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया गया है तो उसमें बड़े डिटेल में ये चीज़ें सारी आपको बताई गई, आप लोगों ने वहाँ से भी रिवाइज कर लेना है। मेसोपोटामिया की अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो 2 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो मेसोपोटामिया से क्या अभिप्राय है। अगर 4 नंबर में पूछा जाए तो मेसोपोटामिया से क्या अभिप्राय है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करो, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि किस तरीके से आप लोगों ने ये करना है। अगर पूरा करना है तो 4 पॉइंट्स भौगोलिक स्थिति के भी लिखना पड़ेंगे और उनको एक्सप्लेन भी आप लोगों ने करना है। अगला प्रश्न, बहुत सारे नगर मेसोपोटामिया के है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाए, कई बार 2 नंबर में, कई बार 3 नंबर में। उरूक की बात करो, उर की बात करो, बेबीलोन की बात करो, ये बहुत महत्वपूर्ण नगर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। तो इन सभी नगरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उरूक नगर की। उरूक मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर था, और यह आधुनिक इराक की जो राजधानी है बगदाद, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व की ओर स्थित था। ठीक है, इस नगर की स्थापना 3000 ईस्वी पूर्व में की गई थी। किसके द्वारा? एनमरकर के द्वारा। ये हमने पढ़ा हुआ, एनमरकर के द्वारा की गई थी। इस नगर में प्रसिद्ध इनाना देवी का मंदिर है, और उरूक के एक अन्य शासक गिलगेमिस ने इसे अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। इसके साथ साथ में ही आप लोगों ने इस नगर की विशेषताएं भी करनी है, जो आप लोगों को एग्जामिनेशन उसमें नोट्स में या हर घर पाठशाला कार्यक्रम में बताई गई भेजी गई है, या आपके अध्यापकों के द्वारा आपको पढ़ाया गया। अगला नगर ऊर, बहुत महत्वपूर्ण नगर है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। ये मेसोपोटामिया का एक और महत्वपूर्ण नगर है, इस नगर की स्थापना मेसनीपद ने 2670 ईस्वी पूर्व में की थी। मेसनीपद ने इसे अपने राज्य की राजधानी घोषित किया था। ऊर एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर है, वह बंदरगाह भी रहा है। जहाँ तक ऊर नगर की विशेषताओं की बात है, हमने बात की थी कि इसकी गलियाँ कंजस्टेड थी, संकरी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, पहिए वाली गाड़ियाँ घर तक पहुँचना संभव नहीं था, और इसकी और जो करेक्टरिस्टिक्स हमने की हुई थी वो भी आप लोगों ने कर लेनी है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी है। उरनगर की खुदाई से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई है, जैसे कि शाही कब्रिस्तान, वो हमने करवाया हुआ, आप लोगों ने वो करना है। अगला जो नगर है महत्वपूर्ण वो है मारी प्राचीन मेसोपोटामिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है, अन्य नगर। यह नगर 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है वो बहुत खूब फला फुला। हालांकि उससे पहले यह नगर 2350 ईस्वी में अकद के शासक शारगोन ने इस नगर को नष्ट कर दिया था। अकद के शासक शारगोन ने इसे नष्ट कर दिया था। 2000 ईस्वी पूर्व में इस नगर ने पुनः अपने गौरव को प्राप्त किया, और एमोराइट वंश ने इसे अपने राज्य की राजधानी घोषित किया। अगला जो प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है ये, बेबीलोन। और मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नगरों में ये नगर है बेबीलोन नगर, जो कि दजला नदी के उत्तरी पश्चिम में स्थित है।
इसकी राजधानी का नाम बेबीलोनिया था और इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका स्थान रहा। इस नगर की स्थापना अकद के शासक सारगोन के द्वारा की गई थी। एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन था सारगोन कौन था, अकद का शासक, ठीक है। और हम्मुराबी ने के शासनकाल में बेबीलोन का बहुत सारा विकास हुआ था और साथ ही में बेबीलोन की जो विशेषताएं थी, बेबीलोन नगर की विशेषताएं, वो भी हमने इसमें की हुई थी। हालांकि अलग अलग शासकों के शासनकाल में बहुत सारा विकास बेबीलोन ने किया, चाहे बात इसके व्यापारिक केंद्र की हो या भाषा साहित्य विज्ञान के क्षेत्र की बात हो, हर एक क्षेत्र में इस नगर ने बहुत सारी उन्नति की। तो ये 3 नंबर में, 2 नंबर में प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप लोगों ने ये करना है अपने जो आपको नोट्स भेजे हुए पहले आपके अध्यापकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गिलगेमिस कौन था? गिलगेमिस अपने महाकाव्य के लिए प्रसिद्ध था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शासक रहा है उरूक का, और उसने 2700 ईस्वी पूर्व में वहाँ शासन किया। उसके महाकाव्य की अगर हम बात करें तो 2000 ईस्वी पूर्व में 12 पट्टिकाओं में इसे लिखा गया था। गिलगेमिस उरूक का एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक रहा है। उसने एनमरकर के समय के वहाँ के पश्चात वहाँ पे शासन किया था। एक महान योद्धा भी माना जाता है एनमरकर को। उसने अनेक क्षेत्रों को अपने अधीन किया था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना उसके द्वारा की गई थी। साथ में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, उसका मानना है कि वो एक अत्याचारी शासक रहा है और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इतना अत्याचारी था कि लोगों को बहुत परेशान उसने किया और लोग उससे बहुत दुखी थे। गिलगेमिस के बारे में अलग अलग लोगों की ये राय रही है, लेकिन वो अपने महाकाव्य के लिए प्रसिद्ध था और ये एक प्रश्न भी एग्जामिनेशन में 2 या 3 नंबर के प्रश्न में आता है। आप लोगों ने इसको कर लेना है जो आपको नोट्स दिए गए हैं। अगला प्रश्न है लेखन कला का महत्व। ये भी एग्जामिनेशन में 2, 3, 4 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो जो आपको बताया गया है कि लेखन कला से क्या फ़ायदा हुआ, सबसे पहले तो शिक्षा के प्रसार को इससे बल मिला, ठीक है, कि शिक्षा का प्रसार हुआ। साथ ही में व्यापार को प्रोत्साहन मिला। जब लोगों को लेखन कला के बारे में जानकारी होती वो अपना हिसाब किताब सही तरीके से रखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले व्यापार के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को, वो ऐसे ही व्यापार करते थे जिससे कि लिख कर जो है वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया। तीसरा, मंदिरों को दान देने से में प्राप्त जो वस्तु थी उनका ब्यौरा भी लिखा जाने लगा। तो 3-4 बातें जो हम बात करते हैं कि लेखन कला से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा प्रसार हुआ, साथ ही में व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और मंदिर को दिए जाने वाले दान की जो वस्तुएं थी वो भी, उनका भी ब्यौरा रखा जाने लगा। तो लेखन कला ने बहुत हद तक जो है वो प्रभावित किया। साथ ही में अगर हम बात करें तो एक मील का पत्थर ये साबित हुआ लेखन कला मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में या उसके बाद भी, ठीक है। अगला प्रश्न जो इसमें आता है, मेसोपोटामिया की विश्व को देन। ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। तो विश्व को क्या देन रही है मेसोपोटामिया की? सबसे पहले विश्व को इसने शहर दिए, एक शहरी सभ्यता थी। साथ ही में लेखन कला के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और विश्व को सबसे पहली जो कानून संहिता थी वो प्रदान की। उन्होंने जो 2 के मूल वर्गमूल का जो मान दिया था वो आज भी वर्गमूल के मान के रूप के बहुत निकट है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के द्वारा दी गई। उसके द्वारा सूर्य, चंद्र ग्रहण, तारों और तारमंडल की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई। अगला प्रश्न जो 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो हमने किया हुआ है। श्रम विभाजन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जब व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं रहता, उसे विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों पर आश्रित रहना पड़ता है। तो ये भी प्रश्न एग्जामिनेशन में 2 नंबर का पूछा जाता है। इसको बार बार आप सुनेंगे तो वैसे भी आप लोगों को ये लर्न हो जाएगा। अगला है मेसोपोटामिया का धार्मिक जीवन। मेसोपोटामिया के लोगों का धार्मिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया के लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते रहे हैं। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण उस काल में हुआ और उनके प्रमुख अगर मंदिरों की बात करें तो नन्ना का मंदिर, चंद्रदेव का मंदिर, अनु, सूर्यदेव, एनकी, वायु एवं जलदेव, है ना, इनाना देवी जो प्रेम तथा युद्ध की देवी थी,
एनकी को वायु तथा जल का देवता माना जाता था, जबकि अनु जो सूर्यदेव था उसको भी लोग बहुत ज़्यादा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग मानते थे। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी आप लोगों ने ये करने हैं। बाकी और भी जो आप लोगों को करवाया गया है वो भी आप लोगों ने करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।